डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, हीट एंड टेम्परेचर वाला। अगर ये चैप्टर कोई समझ लेगा तो बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ जाएगी और बड़ी इजी है। 3-4 फार्मूले हैं और बाकी सारी चीज़ समझने पे डिपेंड कर रही है। इस सारे चैप्टर में याद करने वाली बहुत कम चीज़ें हैं, समझने वाली ज़्यादा हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग वाला ये टॉपिक है, चैप्टर है। सॉरी, शुरू करते हैं। Imagine yourself sitting in a bath of warm water between the horseshoe and the bath full of hot water. Can you decide which is hotter? वो कह रहा है कि आप लोगों के पास एक बाथ है, यानी कि ये टब है जिसके अंदर पानी है और वो गर्म है, ठीक है। और एक हॉर्स शू है, यानी कि जो घोड़ा होता है उसके पाँव के नीचे ये लगाया जाता है, इसको हॉर्स शू कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है इन इन दोनों को गर्म किया गया, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से ज़्यादा कौन सा गर्म है। तो जाहिर बात है कि जो लोहे वाली चीज़ है वो ज़्यादा गर्म होगी। हमारा आंसर होगा द आंसर इज हॉर्स शू, क्योंकि इसका टेम्परेचर कहीं गर्म करने पे हो जाएगा 650 से 750 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब। और दूसरी तरफ जो वाटर है, पानी है जो बाथ के अंदर यानी कि टब के अंदर, सॉरी, उसका टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर 100 से अबव होगा तो वो तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो दूसरी बात कह रहा है, नाउ कैन यू टेल विच कंटेन्स मोर हीट। अब वो कह रहा है कि इन दोनों में से फर्ज करें ये गर्म किए हुए हैं, किसके पास ज्यादा हीट मौजूद है। पहले था गर्म की बात कि गर्म कौन सा है, ठीक है, टेम्परेचर किसका ज्यादा है, वो इसका था। अब वो कह रहा है हीट किसके पास ज्यादा है, हॉर्स शू या हॉट वाटर, ठीक है। तो इस दफा हमारा जो आंसर होगा वो है हॉट वाटर। उसकी वजह है कि इस इतने ज्यादा बड़े टब को, इसके अंदर इतना ज्यादा पानी है, उसको ज्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए, ठीक है, बजाय इसके कि ये जो रेड हॉट शू है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो द बाथ वाटर इज कूलर देन द रेड हॉट हॉर्स शू। हालांकि वो कह रहा है कि ये जो है ये पानी ठंडा है, ये ज्यादा गर्म है, ठीक है। यानी कि ये जो है हॉर्स शू ये ज्यादा गर्म है, पानी ज्यादा ठंडा है। उसकी वजह, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसने ज्यादा एनर्जी ली है गर्म होने के लिए और इसने कम एनर्जी ली है। यानी कि छोटी चीज को गर्म करना और बड़ी चीज को गर्म करने में सेम टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस लग जाएगा। टाइम तो शायद सेम ही लगे, लेकिन सॉरी, हीट ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। बिल्कुल थोड़ी आंच पे तो नहीं ना हम लोग इसको गर्म कर सकते, इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें। तो हीट द होल बाथ वाटर एट 50 डिग्री सी। तो ये था हमारा छोटा सा जरा हॉर्स शू वाला एमसीक्यूज वगैरह के लिए। आगे है डू यू नो वाला बॉक्स पहले पढ़ लेते हैं। इफ यू हैड अ बाथ फुल ऑफ कोल्ड वाटर एंड यू प्लंग्ड अ रेड हॉट हॉर्स शू इनटू द वाटर, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वुड ओनली राइज बाय अ डिग्री और सो बिकॉज देर इज सो मच ऑफ इट टू हीट अप। यानी कि उसने कहा है कि एक हमारे पास ये हॉर्स शू है गर्म और यहाँ पे पानी ठंडा पड़ा हुआ है। ये गर्म हॉर्स शू को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो इसका टेम्परेचर अगर पहले 40 डिग्री सेल्सियस है तो बाद में हो सकता है 49.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 49 हो जाए, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, इतना सॉरी ज्यादा होना है ना, तो मैं उलट बता गया हूं, यानी कि 50.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या 51 डिग्री, या तो 50.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या 51 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल मामूली सा बढ़ेगा, क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा हीट मौजूद नहीं है। ये गर्म जरूर है लेकिन हीट कम है। हीट और गर्म होने में थोड़ा सा टेम्परेचर में फर्क है, ठीक है। वो पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी आप लोगों को, इसीलिए मैं शुरू पे जरा बेसिक पे ध्यान दे रहा हूँ, आप लोगों को जोर दिलवा रहा हूँ। तो क्या होगा, वो नहीं गर्म होगा। अगर तो पानी के अंदर हॉर्स शू को डालते और क्या कहते हैं ये पानी गर्म हो जाता ज्यादा, तो फिर हमने कहना था कि हॉर्स शू के पास ज्यादा हीट मौजूद है। इसीलिए वो कह रहा है कि जो है वाटर उसके पास हीट ज्यादा मौजूद है पहले से ही, ठीक है, क्योंकि उसको हीट करने के लिए ज्यादा हमें हीट चाहिए होगी ना, तो इसलिए जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो ज्यादा रिक्वायर्ड है इतने ज्यादा टब को गर्म करने के लिए पानी के। अब यहाँ से टॉपिक शुरू होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये डेफिनेशन आ गई हीट की। हीट इज अ, सॉरी ये नहीं है, आगे तक है। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, जिस तरह लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी होती है ना, उस तरह की हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, यानी कि पूरी जितनी, ये फर्ज करें ये था, इसके पास कितनी हीट एनर्जी थी, कितने किलो जाउल पर मोल एनर्जी थी, ठीक है, हीट की हीट एनर्जी कितने किलो जाउल पर मोल थी, वो वाली आगे जाके पढ़ेंगे, इसका यूनिट वगैरह भी, ठीक है। तो ये होती है हीट। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज अ मैयर, यहां से की बजाय यहां से अगर कर लें, टेम्परेचर इज अ मैयर ऑफ सब्सटेंस
टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, यानी कि उसकी तकरीबन जो एवरेज एनर्जी, जिस तरह एवरेज हमने पढ़ी थी, वेलोसिटी पढ़ी थी या एवरेज स्पीड पढ़ी थी, उसी तरह एवरेज क्या हो गया, एनर्जी क्या है पार्टिकल्स के पास, वो टेम्परेचर बताता है। जिस तरह इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, वो हो गया टेम्परेचर। इस तरह इसके पास हीट कितनी है वो जाउल्स में या किलो जाउल्स में बताएगा, ठीक है। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो टेम्परेचर है वो डिपेंड नहीं करता किसी भी साइज पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अगर तो एक बड़ा इंसान है, बड़ा यानी कि 40 साल का कोई इंसान है, उसकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो सकता है, उसका भी 25 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट होता है। इसी तरह बच्चे की जो बॉडी है उसका भी 25 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट होता है। तो टेम्परेचर जो है वो एक पूरी ऑब्जेक्ट का हमें बता सकता है टेम्परेचर क्या है, जिस तरह इंसान की पूरी बॉडी का टेम्परेचर बताता है थर्मोमीटर। अब एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ स्पून फुल ऑफ बॉइलिंग वाटर हैज एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एज सॉसपैन फुल ऑफ बॉइलिंग वाटर बट इट कंटेन्स फार लेस हीट इन इट। फर्ज करें ये हमारे पास एक कप है, इसके अंदर चाय है या गर्म पानी है, ठीक है। इसके अंदर से हमने एक चम्मच लिया, एक चम्मच के जरिए पानी निकाला बाहर, ठीक है। तो इस चम्मच के अंदर भी फर्ज करें ये जो चाय का या ये जो जिसके अंदर जो पानी था कप के अंदर, उसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। हम जो पानी इस स्पून के अंदर लेंगे उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, टेम्परेचर उसका। लेकिन इसके पास ये जो कप के अंदर ज्यादा मिकदार में और भी पानी मौजूद है, इसकी हीट एनर्जी ज्यादा होगी, और ये जो है स्पून है यानी कि जो चम्मच है, इसके अंदर जो पानी है उसके पास एनर्जी कम है, क्योंकि उसके पास पार्टिकल्स कम है पानी के, इसके पास पार्टिकल्स पानी के ज्यादा है। फर्ज करें एक पार्टिकल के पास 2 जाउल एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे तो फिर कोई हजारों पार्टिकल्स हैं, तो वो हजारों पार्टिकल्स की जब 2 जाउल एनर्जी इकट्ठी होगी तो वो फिर 2000 जाउल बन जाएगी। इसके पास फर्ज करें स्पून में थे 10 पार्टिकल्स थे वाटर के, ठीक है, तो वो 10 × 2 तो वो 20 जाउल बनेंगे, यानी कि वो हीट एनर्जी उसके पास कम है। आगे चलते हैं। इफ यू लीव अ हॉट ड्रिंक एंड सम आइस क्यूब्स टू स्टैंड इन द सेम रूम। अब वो कह रहा है कि एक कमरा है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने एक गरम क्या की ड्रिंक यानी कि गरम चाय और एक आइस क्यूब यानी कि बर्फ के टुकड़े रख दिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो होगा ये, आगे पढ़ते हैं कि इसको जरा रेज कर लें, क्योंकि यहां पे ही अब समझ आनी है आप लोगों को कि क्या होता है। एमसीक्यूज बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन रहा है यहां पे एक। तो फॉर अ लिटिल वाइल ड्रिंक कूल्स एट इन द सेम टेम्परेचर फॉर अ लिटिल वाइल यानी कि थोड़ी देर के लिए, द ड्रिंक कूल्स डाउन बट द आइस क्यूब वार्म्स अप। वो ये कह रहा है कि ये जो गर्म चीज थी ये हो गई ठंडी यानी कि कोल्ड हो गई, लेकिन ये जो बर्फ थी ये ठंडी थी, ये क्या हो गई, हीट हो गई यानी कि वार्म हो गई। यानी कि इससे हमें क्या नतीजा मिलता है अभी आप लोगों को मैं आगे बताता हूं लिखा। इवेंचुअली द ड्रिंक एंड द वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग आइस क्यूब विल बोथ रीच एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। अगर रूम टेम्परेचर पे थी तो दोनों का 25 डिग्री सेल्सियस फर्ज करें हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। दिस हैपन बिकॉज, ये क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि हीट जो है हमेशा फ्लो करती है, ये एमसीक्यूज की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लोज फ्रॉम अ वार्मर बॉडी टू अ कूलर बॉडी, यानी कि हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करती है हमेशा हीट। यानी कि ये वाली जो हीट थी इसने किधर को ट्रेवल किया, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट हमेशा ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ वार्मर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ मूव करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने इसलिए बार बार तवज्जो दी है इसके ऊपर, ठीक हो गया। दोबारा मैं अंडरलाइन करा देता हूं, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वार्मर बॉडी टू अ कूलर बॉडी। आगे, ऑब्जेक्ट्स दैट आर वार्मर देन देयर सराउंडिंग लूज हीट एनर्जी विच इज शोन बाय फॉल इन टेम्परेचर, यानी कि जो चीजें हमारे पास गर्म होती हैं वो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स होते हैं, इर्द गिर्द वो लूज कर देती हैं अपनी हीट, जो कि हमें बताती है कि टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर तो मैं बताना चाहूँ आप लोगों को इस तरह तो ये देखें, फर्ज करें ये एक ड्रिंक थी हमारे पास गर्म, तो अगर तो इसको हम लोग छोड़ देंगे
कमरे में रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसकी जो हीट है वो लूज हो जाएगी, इर्द गिर्द टेम्परेचर यानी कि जो कमरे का टेम्परेचर है उसके अंदर मर्ज हो जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें वो जो कमरा ठंडा उसके अंदर गर्मी क्यों नहीं फील हुई? गर्मी इसलिए नहीं फील हुई क्योंकि ये जो हीट थी वो बहुत थोड़ी मिकदार में थी कप की। अगर तो यहाँ पे पूरा एक टब पड़ा होता, ठीक है, तो टब को अगर तो आप लोग उधर रखते गर्म करके, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता और उसको रखते और फिर वो कमरा बंद कर देते, तो कमरे के अंदर आप लोगों को फिर गर्मी फील होना शुरू हो जानी थी, ठीक है, क्योंकि उसने सारी हीट लूज करनी है। आगे, मीनवाइल ऑब्जेक्ट्स दैट आर कूलर देन देयर सराउंडिंग्स गेन हीट विच इज शोन बाय द राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो चीजें ठंडी होती हैं, फर्ज करें आइस क्यूब्स ही हैं हमारे पास, जो ठंडी होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी वो जो हीट एनर्जी होती है उसको गेन करती हैं। वो जो गर्म चीज है वो हीट को लूज कर रही है और जो ठंडी चीज है वो उसको गेन कर रही है, ठीक है। कैटायन आयन वाला हिसाब किताब, जिस तरह लूज और गेन इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह गर्म चीज जो है वो हीट को लूज कर रही है, गर्म चीज वार्मर ऑब्जेक्ट्स, और जो कूलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हीट को गेन कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग ये स्केल्स पढ़ेंगे, ये जो टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं, आप लोगों ने ज़्यादातर थर्मोमीटर पे देखे होंगे, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होता है और एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ये वैसे भी आप लोगों ने सुने होंगे कि आज गर्मी इतनी सेल्सियस है, आज इतने फ़ारेनहाइट है, ये थर्मामीटर पे भी बने होते हैं। तो इनके बारे में आज हमने पढ़ना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट में चेंज करना, वो आगे पढ़ना है हमने, तो ये अच्छी तरह आप लोग इसको समझ लें ज़रा। सबसे पहले ये जो सेल्सियस स्केल की डेफिनेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अ टेम्परेचर स्केल एक ऐसा टेम्परेचर का स्केल है जिसकी रेंज ऑफ नंबर्स फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि हम लोग गर्माहट और सर्दी यानी कि ठंडक, वो हम मेजर करने के लिए कौन सा ये टेम्परेचर स्केल यूज़ करते हैं, टेम्परेचर सेल्सियस स्केल। ज़्यादातर जो सेल्सियस स्केल यूज़ होता है वो हॉटनेस यानी कि गर्मी को हम लोग मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे ठंडक भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसमें शक की शुबात नहीं है कि हम लोग सिर्फ गर्मी ही, गर्म चीज़ को ही डिटेक्ट कर सकते हैं सेल्सियस स्केल से। एवरीडे टेम्परेचर्स आर नॉर्मली मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, यानी कि ज़्यादातर दिनों में ये जो टेम्परेचर है ये थर्मामीटर से ही हम लोग मेजर करते हैं, और कोई ऐसी ख़ास डिवाइस नहीं है। डिजिटल डिवाइसेस कुछ आई हैं लेकिन वो इतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी ये ज़्यादा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कह रहा हूँ, थर्मामीटर है। ऑन द सेल्सियस स्केल समटाइम्स कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल, जो सेल्सियस स्केल है इसको हम लोग बाज़ दफ़ा सेंटीग्रेड स्केल भी कह देते हैं। सेंटीग्रेड, आज इतने सेंटीग्रेड गर्मी है, आज 40 डिग्री सेल्सियस डिग्री है या 40 सेंटीग्रेड डिग्री है, पढ़ देते हैं ना। सेल्सियस स्केल का यूनिट हमारे पास जो होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सेल्सियस स्केल का यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर तो आप लोगों को लिखा है ना ये 28 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो डिग्री है ना ये वाला, ये सेल्सियस का हिस्सा होता है, इसका 28 का हिस्सा नहीं होता। कोई भी नंबर आए तो वो डिग्री सेल्सियस अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर आज तक हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है वो 56.7 डिग्री सेल्सियस ज़मीन के ऊपर, और वो किस तारीख को हुआ था, जुलाई 10, 1913 में यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका वाली साइड पे कहीं हुआ था। अच्छा, एक और टाइप है जो टेम्परेचर पे हमारे पास मौजूद होती है, उसको हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, ठीक है। यूजुअली थर्मोमीटर शो बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि जो टेम्परेचर है, ये थर्मोमीटर है, ये मोस्टली हमारे पास जो होते हैं फ़ारेनहाइट स्केल भी बता रहा होता है, सेल्सियस स्केल भी बता रहा होता है। अच्छा, एक हमारे पास चीज़ होती है एब्सोल्यूट ज़ीरो या केल्विन स्केल। आप लोगों ने सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल सुन लिया, लेकिन केल्विन स्केल भी एक चीज़ होती है, तो इसको पढ़ते हैं। ये मोस्टली साइंटिस्ट यूज करते हैं। एज द टेम्परेचर फॉल्स, जिस तरह टेम्परेचर जीरो से नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, या नीचे की तरफ आता है, माइनस में आता है, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जिस चीज़ का वो नीचे गिर रहा है टेम्परेचर, उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी को लूज करना शुरू कर देते हैं, और जो वो मूव कर रहे होते हैं, पहले जब वो गर्मी की तरफ होंगे यानी कि
ऊपर की तरफ टेम्परेचर होगा इनका 100 की तरफ, जिस तरह 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसके पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होते हैं, इस तरह जैसे जैसे ये नीचे आता है टेम्परेचर माइनस की तरफ, वो पार्टिकल्स जो है वो कोलाइड करना ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत स्लो स्पीड से कोलाइड करते हैं, ठीक है, एंड मूव मोर एंड मोर स्लोली, यानी कि बिल्कुल हल्की हल्की स्पीड से एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं, यानी कि कोलिजन बहुत ना होने के बराबर हो जाती है। और केमिस्ट्री का चैप्टर जो मेरे बाद में आया उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह टेम्परेचर बिल्कुल स्लो होता जाएगा उसी तरह ये जो काइनेटिक एनर्जी है इनकी, यानी कि एक दूसरे के साथ कोलाइड करने की पावर या एबिलिटी वो लूज होती जाएगी। अच्छा, जो जब ये टेम्परेचर इनका -237 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बिल्कुल मूव करना है ना बिल्कुल बंद कर देंगे, दे कैन गो नो स्लोअर, यानी कि ये बिल्कुल भी एक जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक भी नहीं हरकत कर सकती, यानी कि हल्की सी ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं करेंगे, इनके अंदर एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये लोएस्ट सबसे जो पॉसिबल टेम्परेचर होता है ना वो -277 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि अगर -272 भी होगा ना तो थोड़ी सी उसमें काइनेटिक एनर्जी की पावर होगी या एनर्जी थोड़ी सी होगी, लेकिन जिस तरह -273 डिग्री सेल्सियस अचीव करेगा, जब 273 पे पहुंचेगा तो इनके अंदर बिल्कुल ही काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कोलाइड या मूव करने की इनके अंदर एबिलिटी नहीं रहेगी, वहीं पर अपनी जगह पर स्टिल रहेंगे, और इसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो डेफिनेशन है, द लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड इट्स वैल्यू इज़ -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये केल्विन स्केल जो है ये क्या चीज़ है, इन साइंटिफिक वर्ड्स वर्क द टेम्परेचर आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग द केल्विन स्केल। जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं ना तो वो ज़्यादातर केल्विन यूज़ करते हैं, ये सेल्सियस यूज़ करते हैं, ना ये फ़ारेनहाइट करते हैं, ये यूज़ करते हैं केल्विन स्केल, ठीक है, क्योंकि ये एक दरमियानी सी चीज़ है। तो टेम्परेचर का यूनिट भी जो है हमारे पास वो केल्विन होता है, जिस तरह स्पीड का मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर था, इसी तरह जो टेम्परेचर का यूनिट है वो हमारे पास केल्विन है, ना कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, ठीक है, क्योंकि वो स्केल्स हैं। ये भी एक स्केल बन जाता है लेकिन इसका यूनिट भी केल्विन ही होता है टेम्परेचर का। इज़ द सेम साइज एज द डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू तकरीबन डिग्री सेल्सियस की तरह ही होती है, यानी कि उसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस होगा उसका मतलब है कि ये जीरो केल्विन हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। -273 का मतलब हमारे पास होता है 0 केल्विन, ठीक है। अगर तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा तो -273 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 0 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। ये इसकी कन्वर्जन हम आगे देखेंगे किस तरह होती है। यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्केल टू अनदर लाइक दिस, यानी कि वो अब आगे जाके हम देखते हैं, यानी कि ये तो उसने एक वैल्यू बताई है ना, -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 केल्विन के बराबर होता है। आगे हमारे पास आ जाता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो है ये ज़्यादातर हम लोग ठंडक को डिटेक्ट करने के लिए या मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता। द फ़ारेनहाइट स्केल हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट में क्या होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट में है, लेकिन जो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये फ़र्क आ रहा है ना, अब देखा, अब समझ आ रही होगी। 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, और अगर तो फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाए तो वो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का। एंड अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 212 डिग्री है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का वो होता है 212 डिग्री F, लेकिन अगर सेल्सियस में देखा जाए तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप लोगों को पता है। द टेम्परेचर यूनिट ऑन दिस स्केल इज डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये फ़ारेनहाइट स्केल का यूनिट क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट, जिस तरह सेल्सियस स्केल का यूनिट था डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर का ओवरऑल यूनिट क्या होता है, अगर हम कहीं टेम्परेचर मेजर करना है तो वो केल्विन में हम लोग मेजर करेंगे। अब ये हमारे पास असल जो चीज़ थी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जहाँ से सवाल वगैरह आना होता है वो हमारे पास हैं ये कन्वर्जन्स, और ये वाले जो फार्मूले लिखे हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये 4 फार्मूले याद कर लें। जिसको ये याद हो जाएंगे वो आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट करके कन्वर्जन कर सकता है। ये डब्बा भी उसके लिए याद करना मुश्किल नहीं होगा, याद करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा हम लोग इसको इन फार्मूलों के ज़रिए सारे स्केल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सेल्सियस टू केल्विन है,
कि सेल्सियस से हमने केल्विन में किस तरह कन्वर्जन करनी है कि सबसे पहले जो डिग्री सेल्सियस में हमें वैल्यू दी गई है उसको पुट करना है, उसके अंदर प्लस 273 कर देना है, ऐड जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास केल्विन में आ जाएगी। ठीक है, आगे केल्विन से अगर सेल्सियस में जाना, पहले सेल्सियस से केल्विन में आ जाए, अब केल्विन से सेल्सियस में, तो केल्विन की जो वैल्यू है उसके अंदर -273 कर देना है, उसमें -273 कर देना है, वो वैल्यू आ जाएगी केल्विन स्केल की। ठीक है, ये पहले आई थी केल्विन की और ये आ जाएगी सॉरी सेल्सियस की। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस में जा रहे हैं। अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट किस तरह आना है, 9/5 लिख के उसको मल्टीप्लाई करना है जो सेल्सियस की वैल्यू है और प्लस 32 कर देना है। और इसी तरह जब हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाएंगे तो उसके लिए 5/9 करके फ़ारेनहाइट लिखना है। फ़ारेनहाइट अब ये अलग है, ये 5 इसके अंदर आ रहा है ब्रैकेट में। ठीक है, -32 कर देना है, फिर इसको 5/9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम ये बाद में देखेंगे। ठीक है, ये 4 फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो ये याद कर लेगा तो वो इजीली, ये आगे एग्जांपल्स दी गई हैं वो सारी की सारी हल कर सकता है इजीली।